बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा मदनी है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैंने अपनी लाइफ में 2 PPSC के टेस्ट दिए हैं, एक एज अ लेक्चरर और एक एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से दोनों दफ़ा मेरी सिलेक्शन हुई है। ठीक है, तो आपकी हेल्प आउट के लिए यानी PPSC की प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये डिस्प्लेसमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की थ्रू सिग्मा बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट 2 तरह का है, एक है पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, दूसरा है नेगेटिव आई इफ़ेक्ट जिसे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफ़ेक्ट कहते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है इनको, और जो ये ग्रुप्स हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, और इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इनको कहा जाता है। और अगर हम ऑर्डर देखें पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट का, O नेगेटिव सबसे पहले, इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कार्बोक्सिलेट आयन है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, और फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। लेकिन जो नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है इसमें NR3 पॉजिटिव सबसे पहले है, फिर नाइट्रो ग्रुप है, फिर सियानो ग्रुप है, फिर सल्फोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, एस्टर ग्रुप, फार्माइल ग्रुप, कीटो ग्रुप, हैलाइड, बाकी जो बचे होंगे यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फिर अमाइनो ग्रुप है, फिर OH ग्रुप है, फिर अल्कोक्सी ग्रुप है, और फिर जो है ये अराइल या फिनाइल ग्रुप है। ठीक है जी। तो ये जो पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट है या नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है, इसकी बुनियाद पे हम कुछ जो है वो इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बात आप पहले से समझ लें कि इंटरमीडिएट जो होता है अगर इसके ऊपर चार्ज हो, क्या हो चार्ज, तो वो अनस्टेबल होगा किस चीज़ से? न्यूट्रल से। आपको पता है चार्ज स्पीशीज़ क्या होती हैं? अनस्टेबल। तो जो चीज़ चार्ज को कम करेगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा करेगी, और जो चीज़ चार्ज को ज़्यादा करेगी वो स्टेबिलिटी कम करेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज़ चार्ज को कम करेगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा करेगी, और जो चीज़ चार्ज ज़्यादा करेगी वो स्टेबिलिटी कम कर देगी। ठीक है जी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के, नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कम हो जाएगी। इसकी एक एप्लीकेशन जो आप सबको पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। अब इसकी रीज़न जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मैंने बताया 4 स्पीशीज़ क्या होती हैं? अनस्टेबल,
जो चीज़ चार्ज को कम करेगी स्टेबिलिटी ज़्यादा कर देगी। तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो इसमें टर्शरी के केस में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं? 3। तो 3 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। सेकेंडरी के केस में 2 अल्काइल ग्रुप हैं। प्राइमरी के केस में एक अल्काइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। तो टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब इसके अगर ऑपोजिट बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइन, तो कार्बन आइन इससे क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो कार्बन आइन की स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दिया जाए? नेगेटिव कर दिया जाए। इसको समझने के लिए नेगेटिव कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो आप देखें इसके ऊपर भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज स्पीशीज आर अनस्टेबल। जो चीज़ चार्ज ज़्यादा करेगी स्टेबिलिटी क्या कर देगी? कम कर देगी। तो आपके सामने है जो ऑर्डर होगा, टर्शरी जो है ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, जबकि सेकेंडरी इससे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आइन, प्राइमरी इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, और मिथाइल कार्बन आइन इससे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी। तो कार्बन आइन की स्टेबिलिटी जो है विथड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज़ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डिक्रीज़ होती है। अब वो सारे रिएक्शंस जिनमें ये इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकेटाइन या कार्बन आइन, तो आप उनकी रिएक्टिविटी बता सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो इट मीन्स दैट कि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें बनता है अल्को ऑक्साइड आइन, यानी कह लें एनाइन बनता है। तो एनाइन का जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट है। ठीक है। जितना एनाइन यानी इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मेथनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। तो किन में CO बॉन्ड ब्रेक होता है? जब इसका रिएक्शन करेंगे आप अमोनिया से, अमाइन बनेगा। ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया से करें, अमाइन बनता है, तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। HCl से करें तब भी जो है CO बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप एस्टर फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो मेथनॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह के MCQs जो है वो प्लॉट किए जा सकते हैं। या सॉल्ट फॉर्मेशन के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के ऊपर। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के। कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं? आपको पता है जब कोई एसिड प्रोटॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कौन सी चीज़ स्टेबलाइज करेगी? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे और चार्ज को कम कर देंगे, जिस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कॉन्जुगेट बेस की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लोरोएस्टिक एसिड इज़ मोर
acetic as compared to chloroacetic acid, and chloroacetic acid is more acetic as compared to bromoacetic acid, और bromoacetic acid is more acetic as compared to iodoacetic acid. इसके बाद एसिटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिटिक स्ट्रेंथ जो है ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतनी एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिटिक स्ट्रेंथ, और नेगेटिव आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, OH की पोलैरिटी कम हो जाएगी, प्रोटॉन लूज करने की एबिलिटी कम हो जाएगी. बेसिक स्ट्रेंथ इसके ऑपोजिट है, बेसिक स्ट्रेंथ इसके ऑपोजिट है. आप कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये पॉजिटिव आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि नेगेटिव आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है जी, क्योंकि बेस किसे कहती हैं, बेस कहती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट करने में हेल्प आउट करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में डिफ़िकल्टी कॉज करेगा, जिस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पाई बॉन्ड. ये भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसे हम लोन पेयर कहते हैं. तो इसके थ्रू अगर डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, और अगर डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की थ्रू सिग्मा बॉन्ड तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आर इफेक्ट. ठीक है, यानी इन ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं. नेगेटिव आर इफेक्ट जो है ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट को, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है रेजोनेटिंगली, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है रेजोनेटिंगली. तो ये आपको पता होनी चाहिए. तो इसके बाद अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सेम वैसे ही है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव आर इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और जितना नेगेटिव आर इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. इट मीन्स दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव आर ग्रुप अटैच होंगे तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. तो सेम एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है स्टेबिलिटी जो है कार्बेनाइन की, आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है जी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें कॉन्जुगेट बेस की, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी बता चुके हैं. जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ये नेगेटिव आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेम एसिटिक स्ट्रेंथ भी यही है कि ये पॉजिटिव आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बेसिक स्ट्रेंथ इसके ऑपोजिट है. तो आप कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ में पॉजिटिव आर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि नेगेटिव आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब इन दोनों को मिक्स करके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एसिडिटी ऑफ फिनोल के बारे में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं अक्सर. अगर कोई फिनोल के ऊपर ऐसा ग्रुप हो जिसका रेजोनेटिंगली भी वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो और इंडक्टिवली भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, जैसे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, जैसे हमारे पास सियानो ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है,
तो इसका जो ऑर्डर है एसिटिक स्ट्रेंथ का, आप कह सकते हैं, आपने ये याद रखना है हमेशा कि पैरा जो है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल जो है, इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आर्थो, और आर्थो की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मेटा, और मेटा की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फिनोल। और अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसका इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव आर और पॉजिटिव आई हो, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एसिटिक स्ट्रेंथ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस केस में फिनोल की एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद मेटा की, इसके बाद पैरा की, और इसके बाद आर्थो की, क्योंकि जितने करीब होंगे उतनी आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उतनी एसिटिक स्ट्रेंथ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। और अगर पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई इफ़ेक्ट हो, पॉजिटिव आर मीन जैसे हैलोजन है, ठीक है, इनका पॉजिटिव आर इफ़ेक्ट है लेकिन नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है। OH भी इसी कैटेगरी में आता है, अमाइनो ग्रुप भी इस कैटेगरी में आता है। तो इस केस में आर्थो जो है इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा की, उसके बाद पैरा की, और उसके बाद फिनोल की एसिटिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये ऑर्डर जो है आपको याद होना चाहिए। सिर्फ आपको करना ये है कि आपको ये ग्रुप पता होने चाहिए कि ये पॉजिटिव आर है, नेगेटिव आर है, पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। इसके बाद अगर हम एसिटिक स्ट्रेंथ की बात करें सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की, अगर कोई ग्रुप हो नेगेटिव आर और नेगेटिव आई, तो इस केस में आर्थो की एसिटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है हमारे पास पैरा की होगी, उसके बाद मेटा की, और उसके बाद बेंजोइक एसिड की, जिसे मैं BN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। लेकिन अगर पॉजिटिव आर और पॉजिटिव आई हो तो हमें पता है बेंजोइक एसिड की एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने से एसिटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके बाद आर्थो की, इसके बाद मेटा की, और इसके बाद पैरा की। अब यहाँ पे आर्थो की एसिटिक स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होगी है, ये एक्चुअली आर्थो ही इफेक्ट है जिस वजह से एसिटिक स्ट्रेंथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की यानी बेंजोइक एसिड की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई ग्रुप हो तो इस केस में आर्थो की एसिटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा की, उसके बाद पैरा की, और उसके बाद बेंजोइक एसिड की एसिटिक स्ट्रेंथ होगी, जिसे मैं BN से बार बार कह रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का कोरिलेशन देखना चाहें तो पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई का इफ़ेक्ट क्या है, सेम है। ठीक है। नेगेटिव आर नेगेटिव आई का जो इफ़ेक्ट है इस केस में पैरा की ज़्यादा है, जबकि इस केस में आर्थो ज़्यादा जो है वो स्टेबल। एक्चुअली पैरा क्यों ज़्यादा एसिटिक है एज़ कम्पेयर टू आर्थो, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कॉन्जुगेट बेस में होगी तो एसिटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर ये एसिड के अंदर ही हो जाए जैसे आर्थो नाइट्रोफिनोल है तो इस वजह से उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। जबकि अगर जो हमारे पास पॉजिटिव आर और पॉजिटिव आई और पॉजिटिव आर और पॉजिटिव आई फिनोल और बेंजोइक एसिड की बात करें तो इसमें अनसब्स्टिट्यूटेड की एसिटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी का जो ऑर्डर है आर्थो और पैरा में से आर्थो ज़्यादा एसिटिक है एज इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि आर्थो इफेक्ट की वजह से। तो ये तो था लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।